नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं 32 से 35 और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 32, वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 मीटर अबव फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री. The angle of elevation of the top of the water tank on the top of the tower is 45. Find the height of the tower and depth of the tank. देखो, इन क्वेश्चनों में डायग्राम अगर आप ढंग से बना लोगे तो आपका 1 नंबर पक्का। तो 1 नंबर तो आपका डायग्राम का है। तो देखो डायग्राम में क्या कह रहा है, कह रहा है एक टावर है, कह रहा है जमीन के किसी एक पॉइंट से जो कि 60 मीटर दूर है उसके फुट से। यहां से जब मैं टावर को देखता हूं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस टावर के ऊपर ना एक वाटर टैंक रखा हुआ है, ये रहा, ये है वाटर टैंक। कह रहा जब मैं उसी पॉइंट से जब वाटर टैंक के टॉप को देखता हूं तो जो एंगल है वो बनता है 45 डिग्री का। मुझे निकालना क्या है, डेप्थ ऑफ दी वाटर टैंक। देखो जो इसकी गहराई होगी वही इसकी हाइट होगी। तो इसको मैं स्मॉल एच ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं कैपिटल एच, कि मुझे हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है और हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक भी निकालना है। ए, बी, सी और डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो, डिस्टेंस डीसी जो कि दिया हुआ है मुझे 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो पहला जो एंगल है वो है बी डी सी इक्वल्स टू में 30 डिग्री, और एंगल ए डी सी वो है मेरा 45 डिग्री। लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी h meter. Let the height of water tank be h meter. तो चलो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूं कि इन ट्रायंगल BDC कि ट्रायंगल BDC, देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से रेशियो में आता है, 10 में। तो 10 30 इक्वल्स टू में BC अपॉन में DC। जो 10 30 की वैल्यू है वो है 1 अपॉन में √3। जो मेरा BC है वो कैपिटल H है और DC है ये मेरा 60 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो H इक्वल्स टू आ जाएगा 60 √3, H इक्वल्स टू में 60, तो H इक्वल्स टू में 60 अपॉन में √3। रैशनलाइज कर देंगे, √3 अपॉन में √3, तो 60 √3 अपॉन में 3 काटने पर आ गया 20, तो 20√3। ये जो वैल्यू आई है वो मेरी हाइट ऑफ द टावर है कि 20√3। अब लेंगे हम ट्रायंगल ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC 1045 एंगल ऑफ एलिवेशन है इसमें 45 इक्वल्स टू में AC अपॉन में DC, AC अपॉन में DC। तो देखो 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इक्वल्स टू में AC की जो वैल्यू है वो क्या है, देखो H प्लस
कैपिटल एच, ए सी कैसे बाइफ्रिकेट हो गया कि मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि ए बी प्लस में बी सी अपॉन में डी सी की वैल्यू तो मेरे पास 60 है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई पे करने पर क्या आ गया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू में 60, और जो ए बी की वैल्यू है वो है मेरी स्मॉल एच, और बी सी की वैल्यू आई है मेरी 20√3 इक्वल्स टू में 60। तो देखो अब स्मॉल एच की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 20√3। अब चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि h इक्वल्स टू में 20 में कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 माइनस √3, ये जो हाइट है वो है वाटर टैंक की, या कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ द टैंक इज 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3। ये मेरा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले तो आपका डायग्राम ठीक होना चाहिए, डायग्राम ठीक होते ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया हुआ है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो उसका और पार्ट कह रहा था 2 पोल्स और इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 90 मीटर वाइड। कह रहा है 2 पोल हैं जो एक रोड के आमने सामने हैं, कि जैसे मान लो ये है रोड, एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है, और दोनों की हाइट सेम है, और जिस रोड की जो लेंथ है या विड्थ है वो है 90 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड, कह रहा रोड पर कहीं भी एक पॉइंट है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। कि जब मैं एक पोल को देखता हूँ तो ये जो एंगल बनता है 30 डिग्री का, और इसी पॉइंट से जब इस पोल को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड द पॉइंट बिटवीन दैम। कि मुझे इन पोल्स की हाइट निकालनी है और वो पॉइंट निकालना है जो इन पोलों से कितनी कितनी दूरी पर है। ए बी सी डी और ये हो गया ई। देखो दोनों की हाइट सेम है, तो मैं इसको भी एच ले लेता हूँ और इसको भी एच ले लेता हूँ। बी सी को मैं एक्स ले लेता हूँ, तो मेरा ये जो सी ई है इतना, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस एक्स। डायग्राम ठीक बनते ही आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ पोल्स, लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h मीटर, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस कि कौन सा हो जाएगा ए सी बी इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री। एंगल डी सी ई इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। बी सी कितना है x, सी ई कितना है 90 माइनस एक्स, और पूरा बी ई जो है वो में है मेरा 90 मीटर। तो चलो एक एक करके लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा 10, तो 10 60 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में बी सी। तो 10 60 की वैल्यू है √3, ए बी है मेरा h और बी सी है मेरा x। तो यहाँ से h की जो वैल्यू आई है वो है √3x। ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ मैं। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ई,
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल्स टू में DE अपॉन में CE। जो tan 30 की वैल्यू है वो है 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3 DE H, और ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H √3 इक्वल्स टू में 90 माइनस एक्स। ये इक्वेशन हो गई 2। पुट द वैल्यू ऑफ H फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट से H की वैल्यू लेकर हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। देखो H की वैल्यू क्या है, √3H, तो H के बदले क्या लिख दूंगा, √3x इंटू में √3 इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। तो √3 इंटू में √3 आ गया 3x इक्वल्स टू में 90 माइनस एक्स। ये वाला x इधर आ जाएगा, तो 3x प्लस x इक्वल्स टू में 90, 4x इक्वल्स टू में 90। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 90 अपॉन में 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा 22.5 मीटर। आ गया आंसर। अब हाइट ऑफ द पोल पूछा था उसने कि हाइट ऑफ द पोल, तो h क्या आ गया, √3x है, तो √3x की वैल्यू क्या है 22.5, तो मेरी हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई 22.5 √3। अब जो उसने पूछा था BC जो डिस्टेंस था वो क्या है मेरा, वो है मेरा 22.5 मीटर, और CE मेरा कितना आ जाएगा 90 माइनस में 22.5। सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 33 वो एक BPT थ्योरम है जो आपको NCERT की बुक में आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, इजी थ्योरम है ये भी, इसको कर लो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है ना, एक बार याद करने की ज़रूरत है या एक बार समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखो क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 20 square unit if the length of reduced by 6 unit and the breadth is increased by 4 unit. If its length and breadth are respectively increased by 4 unit and 1 unit, then its area increased by 93 square units. Find the actual length and breadth of the rectangular. तो चलो करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है, तो उसको हम x और y एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x and y respectively according to question। उसने कहा कि एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है 20 स्क्वायर यूनिट या 20 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब, कि लेंथ है रिड्यूस्ड बाय 6 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। तो देखो अच्छा, अब नॉर्मली एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा L इंटू बी, जो कि है x इंटू में y, x y स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि लेंथ रिड्यूस्ड बाय 6 यूनिट, लेंथ है मेरी x, तो x माइनस 6, ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 4 यूनिट, तो y प्लस 4। अब ये लेंथ है और ब्रेथ है, मल्टीप्लाई करके एरिया आएगा। अब जो एरिया रिड्यूस हो रहा है कौन से एरिया से, अपने पुराने वाले से,
कितना? 20 यूनिट। आया समझ में? देखो क्या था, एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? एक्स वाई। तो एरिया क्या होगा इसका? एक्स वाई, एक्चुअल एरिया। अब वो कह रहा है कि एरिया रिड्यूस हो गया, कि जो उसका एरिया क्या था पहले एक्स वाई था, वो 20 यूनिट रिड्यूस हो गया। कब हुआ? जब उसकी लेंथ में 6 यूनिट रिडक्शन कर देते हैं और ब्रेथ में 4 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं। तो अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 4x माइनस 6y माइनस का 24 इक्वल्स टू में एक्स वाई माइनस 20। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू में माइनस का 20 प्लस का 24। तो 4x माइनस 6y इक्वल्स टू में 4। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू में 2। ये मेरी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सेकंड में देखो क्या कह रहा है कि इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली इंक्रीज्ड बाय 4 यूनिट एंड 1 यूनिट, कि उसकी लेंथ को मैं 4 यूनिट इंक्रीज कर देता हूँ और ब्रेथ को 1 यूनिट इंक्रीज करता हूँ, तो जो इसका एरिया है कितना हो जाएगा? 93 इंक्रीज हो जाएगा। पुराना वाला क्या आया था? एक्स वाई, इसमें 93 इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू में एक्स वाई प्लस 93। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू में 93 माइनस 4। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 89। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मेरी मर्जी है कि इन दो इक्वेशनों को मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं या एलिमिनेशन मेथड से करूं। तो चलो सब्स्टिट्यूशन से करके देखते हैं। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 89 माइनस 4y। इक्वेशन नंबर 3 बना लिया मैंने इसको। अब करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, कि थर्ड से x में पुट करते हैं। तो 2, अब x के बदले आ जाएगा 89 माइनस 4y, तो माइनस 3y इक्वल्स टू में 2। तो 178 माइनस 8y माइनस 3y इक्वल्स टू में 2। तो 178 माइनस 2 और 8y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 11y, राइट साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो 176 इक्वल्स टू में 11y। तो यहाँ y की जो वैल्यू आ जाएगी 176 अपॉन में 11, जो कि आ गई 16। अब पुट द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ कर लेते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल्स टू में 89 माइनस 4 इंटू में 16, तो 89 माइनस 64, तो x इक्वल्स टू आ गया 25। तो जो मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरी 25 है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 16 है, और जो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा? 25 इंटू में 16। ये मेरा आंसर आ गया। उसने मुझसे पूछा था एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो जो कि मेरी 25 और 16। इजी क्वेश्चन था। बस कंसेप्ट को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 35।
देखो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ़ मीन इज़ 50, ऑल्सो फाइंड मोड, कि मुझे जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अज्ञात बारंबारता है, वो ज्ञात करनी है, जबकि माध्य मुझे 50 दिया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है बहुलक भी ज्ञात करो। तो चलो सबसे पहले माध्य की हेल्प से जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। देखो इन क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटरवल्स मुझे दिए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रीक्वेंसीज हैं 17, X 32, Y 19 और 120। देखो माध्य का क्वेश्चन या मीन का क्वेश्चन जब भी हो तो उसमें एक्साइज निकालना है, और एक्साइज कहाँ से निकलता है? CIs में से, कि दोनों CIs को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2। चलो फाइंड आउट करते हैं। XI इसका आ जाएगा 10, 0 + 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 30, 50, 70 और 90। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखता हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए मीन का, तो आप इसको डायरेक्ट मीन से निकालने की कोशिश करा करो। जब तक आपको क्वेश्चन में दिया ना हो ना कि एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करो, तो आप डायरेक्ट मीन से करा करो जब भी ये फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट वाले क्वेश्चन हो। तो देखो चलो करते हैं। मीन का फार्मूला क्या है कि x बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द XI FI अपॉन में सिग्मा ऑफ द FI। XI मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब XI किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? FI से। फिर उसका मुझे समेशन करना है, उनको ऐड करना है। तो XI FI 170, 30x 1600, 70y और यह आ जाएगा 1710। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो कह रहा है इसको ऐड करो, इनका समेशन करो। जब हम इसका समेशन करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा 3480 प्लस 30x प्लस 70y। देखो बेटा आप कई बार गलती करते हो कि ये 30 और 70 को ऐड कर लेते हो कि 30 + 70 100, फिर उसके बाद करोगे x + y। ये नहीं, ये टर्म्स अलग हैं क्योंकि इनके साथ वेरिएबल ऐड है। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं पहले उनको ऐड करो, ऐड करके आ जाएगा 3480, फिर इनको एज इट इज ऐड कर लोगे 30x प्लस 70y। सिग्मा ऑफ दी FI का टोटल मुझे दिया हुआ है 120। x बार मीन मुझे दिया हुआ है कितना है? 50। तो चलो अप्लाई करते हैं कि x बार इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द FI XI अपॉन में सिग्मा ऑफ द FI। ये मुझे दिया हुआ है 50। सिग्मा ऑफ द FI XI आया मेरा 3480 प्लस में 30x प्लस में 70y अपॉन में 120। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3480 प्लस 30x प्लस 70y इक्वल्स टू में 50 इंटू में 120। तो 30x प्लस 70y सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 2520। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है। यस, 10 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 3x प्लस 7y 2520। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। तो मेरी जो टर्म बन गई है, जो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 7y इक्वल्स टू में 252, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। तो कैसे मिलेगी मुझे? देखो 17 प्लस 32 प्लस 19 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 120, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज का जो सम कितना है? 120 है। तो कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने पर आ जाएगा मेरा x प्लस y प्लस 68 इक्वल्स टू में 120। तो x प्लस y इक्वल्स टू में उधर से सब्ट्रैक्ट होने पर आ जाएगा 52। ये इक्वेशन हो गई 2। देखो अब मैं क्या करूं, इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड आपकी चॉइस है, जिस मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x वाले वेरिएबल सेम हो जाएंगे। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x
प्लस वाई इंटू में 3 इंटू में 52। तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल्स टू में 156। इक्वेशन नंबर 3 ले ली मैंने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट वाली बड़ी है। तो 3x प्लस 7y इक्वल्स टू में 252 अपॉन में 3x प्लस 3y इक्वल्स टू में 156। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैंसिल आउट। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। अब यहाँ आ जाएगा 4y इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 96। तो y इक्वल्स टू में 96 अपॉन में 4, तो 24 इज द आंसर। तो y इक्वल्स टू में आ गया 24। अब मैं y की वैल्यू किस में पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो आ जाएगा x प्लस 24 इक्वल्स टू में 52। तो x इक्वल्स टू में 52 माइनस 24, तो x इक्वल्स टू में 28। ये मेरा आंसर आ गया भाई। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो मेरी आ गई 28 और 24। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा x था 28 और ये है मेरा 24। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मोड, बहुलक फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम इसका बहुलक फाइंड आउट करेंगे। देखो, मोड फाइंड आउट करना है, बहुलक फाइंड आउट करना, सबसे पहले मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मोड का जो फार्मूला होता है, मोड या फिर जिसे बोलते हैं बहुलक, इक्वल्स टू होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 ऑफ द F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L लोअर लिमिट, वो कहाँ से मिलेगी मुझे? क्लास इंटरवल में से। FIs फ्रीक्वेंसीज में से मिलता है। तो देखो, अब बहुलक के क्वेश्चन में या मोड के क्वेश्चन में FIs को हम सबसे पहले देखेंगे। FIs में देखेंगे सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी टर्म है वो है मेरी 32। जो सबसे बड़ी टर्म है उसको लेंगे हम F1, उससे ऊपर वाली को F0 या F0 और ये वाले हो जाएगा मेरा F2। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है? 32। तो इसी से मुझे मिलेगी मेरी मॉड क्लास। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब मॉड क्लास क्या है मेरी? मॉड क्लास हो गई मेरी 40 से 60। तो ये कैसे पता लगता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। FIs में देखो, सबसे बड़ी जो टर्म होगी वही मेरी, या सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही मेरा FI होगा, और उसी क्लास इंटरवल को हम लेंगे मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में से मुझे मिल जाएगा L। L होता है लोअर लिमिट, इसमें से लोअर लिमिट क्या है? 40। H इनका डिफरेंस कितना है? 20। F1 मुझे मिल गया, कितना है? 32। F0 है मेरा 28 और F2 है मेरा 24। सारी चीज़ मुझे पता है, बस फॉर्मूले में अप्लाई करना है कि मॉड इक्वल्स टू में L था 40 प्लस F1 32 माइनस F0 28 अपॉन में 32 इंटू में 2 माइनस
28 माइनस 24 इंटू में 20। देखो 40 प्लस सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 4 इंटू में 20, ये तो ऊपर है ही, और नीचे आ जाएगा 12। कैसे आया? 64 में से माइनस कर दो आप 52, तो आ जाएगा 12। ठीक है, 40 प्लस, देखो 4 से इसको करूँगा, ये आ जाएगा 3, तो 20 अपॉन में 3। अब 20 अपॉन में 3 आ जाएगा 40 प्लस, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6.67, तो ये आ गया मेरा 46.67। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको फार्मूला अच्छे से लर्न है तो आप क्वेश्चन को 99% सॉल्व कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स में आपका डर रहेगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, अदरवाइज आप एल फाइंड आउट कर सकते हो, एफ फाइंड आउट करके सिर्फ अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, और मीन वाले क्वेश्चन में, माध्य वाले क्वेश्चन में अगर एज्यूम्ड मीन बोल रहा है तो एज्यूम्ड मीन अप्लाई करो, अदरवाइज आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट, आपको इजी लगता है डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड से करो, अगर आपको लगता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड आपको आसान लगता है तो आप उससे करो। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस में आप हमेशा डायरेक्ट मीन मेथड का यूज़ करना। ठीक है, अब हम इसका एक और पार्ट है वो भी हम ट्राई करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा था मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज आर एज अंडर, फाइंड मीन एंड मॉड, कि 100 परिवारों का मासिक व्यय इस प्रकार है, परिवारों का माध्य व्यय और बहुलक व्यय मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो माध्य आपकी चॉइस है, एज्यूम्ड मीन से करना है या डायरेक्ट से करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करना है। माध्य कैसे निकालते हैं? मीन फार्मूला क्या है? सिग्मा ऑफ दी एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा ऑफ दी एफ आई, कि एक्स आई आपको फाइंड आउट करना है। चलो एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट आ जाएगा मेरा 2500, फिर 7500, फिर 12,500, 17,500, 22,500, 27,500। देखो ये सारी इसकी मिड वैल्यूज़ हैं। 32,500, 37,500। फार्मूले का कि एक्स आई एफ आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स आई एफ आई, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहली जो नंबर आएगा वो आएगा 20,000, फिर ये 19,500, 512500, 28, 4 times 0, 67500, 82500, 6500, 37500 करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 126, 1 2 3 4। तो चलो मीन इक्वल्स टू में सिग्मा ऑफ द एफ आई एक्स आई कितना आया? 126,0,0,0 अपॉन में सिग्मा ऑफ द एफ आईज 100, ये मुझे पहले से गिवन है, ये कितना है? 100, तो 2 0 से 2 0, तो आंसर आ गया 12600, 12,600 इज दी मीन। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका मॉड। देखो मोड के लिए क्या बताया था मैंने कि एफ आईज में सबसे बड़ा नंबर देखो। अब एफ आईज का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 41, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 41, तो इसी के बेस पर मुझे मेरी मॉड क्लास मिल जाएगी। मॉड क्लास, तो मेरी मॉड क्लास है वो 10,000 से 15,000 तक के, तो L
इज़ 10,000। इसी की हेल्प से मुझे h मिल जाएगा, इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना आ गया 5,000। F1 मेरा 41, F0 देखो ये मेरा F1 है, F0 या F0 बोलते हैं, ये मेरा F2 है, वो आ गया मेरा 26 और जो F2 है वो मेरा है 16। फार्मूले में जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मुझे मिल गई। तो मॉड इक्वल्स टू में L प्लस F1 माइनस F0 2 ऑफ द F1 माइनस F0 माइनस का F2 इनटू में H। तो L है मेरा 10,000 प्लस 41 माइनस में 26 अपॉन में 2 इंटू में 41 माइनस 26 माइनस 16 इंटू में 5,000। अब ये आ गया मेरा 10,000, 41 में से 26 जाएगा 15 अपॉन में ये आ जाएगा मेरा 82 अपॉन में 82 माइनस में 42 इंटू में 5,000। अपॉन में 82 माइनस में 42 इंटू में 5,000। तो 10,000 प्लस 15 इंटू में 5,000 अपॉन में 40। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 11,875 रुपीज़। ये मेरा आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से मुझे क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है वो मुझे देखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक्सआई की जरूरत ही नहीं है, तो एक्सआई क्यों फाइंड आउट करना। तो फॉर्मूला लर्न कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन डी के साथ।